नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन बंसल। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कैसे इन्वेस्ट करें। अभी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती क्या हैं, उनके ड्यूरेशन क्या होता है, उनकी मैच्योरिटी वैल्यू, उनके नाम क्या होते हैं। अभी हम इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे, हाउ एंड वाई टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सबसे पहले वाई टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। रिटर्न जो होती है वो कूपन की फॉर्म में होती है एंड दे ऑफर मैक्सिमम सेफ्टी, क्योंकि इसमें सॉवरन कमिटमेंट होती है। दूसरी बात यह है कि दे कैन बी हेल्ड इन बुक एंट्री। हम इसको डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी रख सकते हैं और इसको फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं। तीसरी बात, इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो बहुत वाइड रेंज की होती है, बहुत छोटी से छोटी 91 डेज़ की और लंबी से लंबी 40 साल की। तो इट कैन सूट वेरियस ड्यूरेशन, इट कैन सूट वेरियस investors as per their requirements. So GSECs are available in a wide range of maturities from 91 days to as long as 40 years to suit the duration of varied liability structure of various institutions. GSECs can be sold easily in the secondary market to meet cash requirements. बहुत ही लिक्विड होती हैं, इनको हम जो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होती हैं हम इसको सेकेंडरी मार्केट में बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज सच एज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स प्रोवाइड अट्रैक्टिव यील्ड्स। नॉर्मली स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो होते हैं दे ऑफर बेटर यील्ड एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है सेटलमेंट सिस्टम फॉर ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच इज बेस्ड ऑन डिलीवरी वर्सेज पेमेंट is a very simple, safe and efficient system of settlement. The DVP mechanism ensures transfer of securities by the seller of securities simultaneously with the transfer of funds from the buyer of the securities, thereby mitigating the settlement risk. So basically इसमें कोई settlement risk नहीं होता। जैसे ही आपकी पेमेंट जाती है हाथ की हाथ आपको सिक्योरिटी एलोकेट हो जाती है और इसमें ये DVP मैकेनिज्म आप दोनों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्राइसेस आर रेडिली अवेलेबल ड्यू टू लिक्विड एंड एक्टिव सेकेंडरी मार्केट एंड अ ट्रांसपेरेंट प्राइस डिसमिनेशन मैकेनिज्म। क्योंकि लिक्विडिटी बहुत होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो इनकी जो प्राइस जो होती है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। बड़ी उसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होता, इसमें कोई मिडल मैन कोई इन्वॉल्व नहीं होता। आपको डायरेक्टली बायर से आपको प्राइस मिल जाता है, तो बहुत ही आपको रीज़नेबल प्राइस मिलता है सेलर को, और बायर को भी एक अच्छे प्राइस पे ये मिल जाती है। अब हाउ एंड इन व्हाट फॉर्म कैन GSECs बी हेल्ड? So the Public Debt Office of RBI acts as a registry and central depository for GSECs. पब्लिक डेट ऑफिस जो RBI का है वो इसका रजिस्ट्री का और डिपॉजिटरी का एक सेंट्रल डिपॉजिटरी है जो कि रजिस्ट्रेशन मेंटेन करता है कि किसके नाम GSEC है। दे मे बी हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स ईदर एज फिजिकल स्टॉक और इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। सबसे पहले फिजिकल फॉर्म में कैसे ले सकते हैं? GSECs में बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ stock certificates. A stock certificate is registered in the books of PDO. Ownership in stock certificates cannot be transferred by way of endorsement and delivery. They are transferred by executing a transfer form as ownership and transfer details are recorded in the books of PDO. So जैसे ही एक फिजिकल फॉर्म का स्टॉक सर्टिफिकेट किसी नए बायर को ट्रांसफ़र होता है, PDO ऑफिस में इसका नाम दर्ज हो जाता है। So they are transferred by executing a transfer form. As the ownership and transfer details are recorded in the books of PDO, the transfer of a stock certificate is final and valid only when the same is registered in the books of PDO. अगर PDO के बुक में ये रजिस्टर्ड नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाता। दूसरा है डीमेट फॉर्म। होल्डिंग GSECs in the electronic or scriptless form is the safest and most convenient alternative as it eliminates the problems relating to the custody with लॉस ऑफ सिक्योरिटी। तो इसमें लॉस ऑफ सिक्योरिटी, अगर शेयर सर्टिफिकेट या स्टॉक सर्टिफिकेट आपका गुम हो जाता है वो कोई झंझट नहीं है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका अवेलेबल है और ये बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही सीमलेस है और ये मोस्ट पॉपुलर भी है आज के दिन। ज़्यादातर लोग इसी तरह की फॉर्म में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कोई भी सिक्योरिटी होती है उसको होल्ड करते हैं।
बिसाइड्स ट्रांसफर्स एंड सर्विसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज़ हैसल फ्री, बहुत ही हैसल फ्री होता है इसका ट्रांसफ़र होना। और अगर हमें मैच्योरिटी लेनी है तो वो भी बहुत ही हैसल फ्री होता है ये। The holders can maintain their securities in dematerialized form by opening a retail direct gilt account with RBI. रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, इसको कैसे खोला जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं, एक ये डीमैट अकाउंट खोला जाता है आरबीआई के पास, जिसको बोलते हैं रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। द सर्विसिंग ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन द गिल्ट अकाउंट्स इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, facilitating hassle-free trading and maintenance of securities. Receipt of maturity proceeds and periodic interest is also faster as the proceeds are credited to the registered bank account of the gilt account holder. तो इसकी सर्विसिंग भी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड्स होते हैं वो गिल्ट अकाउंट के साथ जो भी बैंक का कनेक्टेड होता है उसमें डायरेक्ट प्रोसीड्स आ जाते हैं। हाउ डज द ट्रेडिंग इन जीसेक्स टेक प्लेस? देयर इज एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट इन जीसेक्स। जीसेक्स क्योंकि बहुत पॉपुलर होते हैं और क्योंकि इसमें सॉवरन गारंटी होती है एक तरह से, इसलिए लोग इसको बहुत प्रेफर करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो इसका एक एक्टिव सेकेंडरी मार्केट है। अगर आपके पास कोई जीसेक आपने ले लिया और आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत है बाद में, तो आप इसको बड़े आसानी से सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। द सिक्योरिटीज कैन बी बॉट और सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट ईदर थ्रू अ नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, या जिसको एनोनिमस ऑनलाइन ट्रेडिंग कहते हैं, और थ्रू ओवर द काउंटर वॉइस मार्केट, ओवर द काउंटर वॉइस मार्केट। ओके, सो हाउ डज द प्राइस ऑफ जीसेक चेंज? लेकिन अब एक बात और ध्यान रखिए, जो भी आपने जीसेक लिया है, अब इसका प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करता है। अब कोई सोचेगा कि इसका प्राइस फ्लक्चुएट क्यों करता है। अब इसके जानते हैं इसके कारण क्या है इस फ्लक्चुएशन के। द प्राइस ऑफ ए जीसेक लाइक अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कीप फ्लक्चुएटिंग द सेकेंडरी मार्केट। द प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज। Specifically, the price of G-Secs are influenced by, number one, the level and change in the interest rate in the economy. अब आपने कोई G-Sec लिया तो नॉर्मली उसका कूपन रेट सेम रहता है। उस कूपन रेट को अगर आप सेम रखेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो डेली चेंज हो रहे हैं, या डेली मतलब एक पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं एज पर वेरियस अदर फैक्टर्स, तो उस इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के मद्देनज़र उसका जो प्राइस है वो घटता है या बढ़ता है। तो अगर प्रिवेलिंग जो कूपन रेट है उससे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया इकोनॉमी में, तो ऑब्वियसली उस जीसेक की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि लोग उसको कम लेना प्रेफर करेंगे और नए प्रोडक्ट्स में डालना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ऑन द अदर साइड, अगर कूपन रेट से आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया इकोनॉमी में, तो पीपल विल प्रेफर इन्वेस्टिंग इन ओल्डर जीसेक, क्योंकि वो चाहेंगे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। दूसरा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई की दर के हिसाब से भी इसका जीसेक का रेट कम घटता या बढ़ता रहेगा। लिक्विडिटी इन द मार्केट, अगर लिक्विडिटी अगर बहुत अच्छी है किसी भी जीसेक प्रोडक्ट की, वैसे तो अच्छी होती है, लेकिन इसमें भी वेरिएशन हो सकता है फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। तो जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उसमें आपको प्राइस अच्छा मिलेगा। डेवलपमेंट इन अदर मार्केट्स लाइक मनी, फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट, कमोडिटी एंड कैपिटल मार्केट्स ऑल्सो अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ जीसेक्स। जो दूसरी मार्केट्स हैं जैसे यूएस है, यूके है, यूरोपियन मार्केट्स हैं, उन सब मार्केट्स में मनी का, फॉरेन एक्सचेंज का, क्रेडिट का, कमोडिटी का या कैपिटल मार्केट का क्या डेवलपमेंट है, वो भी जीसेक के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। Developments in international bond markets, specifically in US treasuries, affect prices of G-Secs in India. International bond market में US treasuries का impact, दोबारा पढ़ते हैं। Developments in international bond markets, specifically the US treasuries, affect prices of G-Secs in India. तो international bond market में क्या डेवलपमेंट हो रही है, स्पेशली US treasury क्या डिसीजन ले रही है, किस तरह के कूपन रेट पे वो अपने नए बॉन्ड्स निकाल रही हैं, उसका इम्पैक्ट भी जीसेक्स के ऊपर पड़ता है इंडिया में।
Policy action by RBI, for example, announcements regarding changes in policy interest rates like repo rate, cash reserve ratio, open market operations also affect the prices of G-Secs. आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरबीआई क्या डिसीजन ले रही है रेपो रेट के ऊपर, रिवर्स रेपो के ऊपर, कैश रिजर्व रेशो के ऊपर या ओपन मार्केट ऑपरेशंस के ऊपर, इन सब चीज़ों का प्रभाव भी G-Sec के प्राइस पे पड़ता है। अब देखेंगे व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व इन होल्डिंग G-Secs एंड व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर मिटिगेशन। वैसे तो G-Secs रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं क्योंकि इसमें सॉवरन गारंटी रहती है या सॉवरन बैकिंग रहती है, और सॉवरन्स जो होते हैं या नेशंस जो होते हैं नॉर्मली बहुत रेयरली कभी डिफ़ॉल्ट होता है उनमें, लेकिन फिर भी हम इनके लिस्ट डाउन करते हैं कि कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड हो सकते हैं। मार्केट रिस्क अराइजेज आउट ऑफ एडवर्स मूवमेंट इन प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। दिस विल रिजल्ट इन वैल्यूएशन लॉसेज ऑन मार्किंग टू मार्केट और रियलाइजिंग ए लॉस इफ द सिक्योरिटीज आर सोल्ड एट एडवर्स प्राइसेस। यदि मार्केट में एडवर्स प्राइस मूवमेंट होती है तो दिस विल रिजल्ट, और यदि हम इसको बेचते हैं आज के दिन ही तो उसमें हमें लॉस हो सकता है। स्मॉल इन्वेस्टर्स टू सम एक्सटेंट कैन मिटिगेट द मार्केट रिस्क बाय होल्डिंग द बॉन्ड्स टिल मैच्योरिटी। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं उन्हें यूजुअली इनको मैच्योरिटी तक होल्ड रखना चाहिए ताकि आप किसी सेकेंडरी मार्केट की फ्लक्चुएशन में ना पड़ जाएं और सेकेंडरी मार्केट से बचें। आप इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करें ताकि आपको पूरा पैसा, आपको पूरा यील्ड मिले। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या रहता है? जो आपको कैश फ्लो आता है हर 6 महीने में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हर 6 महीने में आपको कूपन रेट का पेमेंट होता है। अगर आप उस अमाउंट को री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो एक किस्म से री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। तो यू मस्ट बी अवेयर इनफ, यू मस्ट reinvest your proceeds timely so that you get a good return. Next है liquidity risk. Liquidity in G-Secs is referred to as the ease with which security can be bought and sold, that is availability of buy-sell quotes with narrow spreads. नॉर्मली G-Secs में जो स्प्रेड होता है बाइंग रेट और सेलिंग रेट। बाइंग और सेलिंग रेट का डिफरेंस, उसको स्प्रेड बोलते हैं। नॉर्मली वो कम होता है G-Secs में, बहुत ही माइनर सा होगा वो। तो लिक्विडिटी रिस्क रेफर्स टू इनेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टर टू लिक्विडेट हिज होल्डिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बायर्स, दैट इज नो ट्रेडिंग एक्टिविटी इन दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी और सर्कमस्टांसेस रिजल्टिंग इन डिस्ट्रेस सेल। तो अगर किसी को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको क्योंकि बायर नहीं मिल रहे हैं तो वो औने पौने दाम में अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचता है तो उसको डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं, जिससे कि लॉस हो सकता है। तो लिक्विडिटी रिस्क पॉसिबल है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेस्टर को हमेशा लॉन्ग टर्म या अपने जब तक मैच्योरिटी उसकी है उस पीरियड तक होल्ड रखना चाहिए, जिससे कि आप उसका लिक्विडिटी रिस्क भी कम हो सकता है। आपको लिक्विडिटी रिस्क ना उठाना पड़े, आपको औने पौने दाम पे ना बेचना पड़े, तो आप इसको पूरे मैच्योरिटी तक ही होल्ड कीजिए। रिस्क मिटिगेशन, होल्डिंग सिक्योरिटीज टिल मैच्योरिटी कुड बी a strategy through which one could avoid market risk. Rebalancing the portfolio wherein the securities are sold once they become short term and new securities of long tenor are bought could be followed to manage the portfolio risk. However, rebalancing involves transaction and other costs and hence needs to be used judicially. कभी कभी रीबैलेंसिंग करने के लिए कोई इन्वेस्टर अपने शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट को बेच के लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ट्रांजैक्शन चार्जेस या दूसरी कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे अगर आपका डीमैट फॉर्म में है तो आपके कुछ चार्जेस लग सकते हैं जो कि आपका सब ब्रोकर लगाएगा। तो इन सब कॉस्ट को मेज़र करते हुए, मद्देनज़र उनको ध्यान में रखते हुए ही आप अपना सेल या री इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाएं और अच्छे से अच्छी यील्ड पाएं। थैंक यू।